जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम फिर चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। भारत का संविधान स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर समझता है और कोई भी भेदभाव नहीं करने की बात कहता है। इसके बावजूद अपने समाज में जो परंपरा बनी हुई है और जो पुरातन दिमाग है उसमें स्त्री के साथ भेदभाव होता है, बच्चियों के साथ भेदभाव होता है। उनके संरक्षण के लिए कई कानून बने हैं। उन कानूनों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, वे अवेयर नहीं हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पीड़ा भोगनी पड़ती है, ज़्यादा शोषण भोगना पड़ता है। तो भारत के संविधान के तहत जो कानून बने हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, कानून की बात में आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जो खास मेहमान हैं वो हैं तारकेश्वर दास जी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। एक तो जेंडर इक्वलिटी, ये आजकल एक नया टर्म चल पड़ा है। जेंडर बजट, सब चीज़ में जेंडर जेंडर जेंडर, ये क्या है? जेंडर जैसे ही कहते हैं, जेंडर का मतलब तो लिंग होता है, लेकिन जेंडर का मतलब यहाँ लिंग नहीं है। जेंडर का मतलब तुरंत स्त्री हो जाती है। अब मतलब यही निकलने लगा है, उसका शब्दार्थ जो है वो बदल गया है। ये कह कर के इसके पीछे महिला सशक्तिकरण का कौन सा भाव छिपा हुआ है? देखिए, जेंडर शब्द का जब प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्त्री ही है। जैसा कि आपने कहा कि लिंग, इससे तात्पर्य है कि लिंग। तो जेंडर में पुरुष भी आते हैं, मेल भी आते हैं, महिलाएं भी यानी फीमेल भी आते हैं। जेंडर इक्वलिटी जब हम कहते हैं तो ये जितने भी टर्म्स है आपस में इंटरलिंक्ड है। आप वुमेन एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण जिसको कहते हैं वो है, या फिर आप जेंडर इक्वलिटी कहते हैं या जेंडर जस्टिस कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि महिलाओं को भी और पुरुषों को भी अपने राइट को यूज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए समान अवसर मतलब उन लोगों को मिले। जेंडर इक्वलिटी का तात्पर्य है कि किसी से भेदभाव नहीं हो, पुरुष और महिलाओं दोनों को। नहीं, सरकार कहती है कि सबका विकास सबके साथ। सरकार का यह जो नारा है, सबका साथ सबका विकास जब होगा तो उसमें सबका विकास में ये जहाँ खड़ी हैं वहाँ से उनका विकास होगा। तो उसमें जैसे जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर कहते ही स्त्री का बोध होता है। आजकल जो टर्म है उस टर्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें सशक्तिकरण कैसे जुड़ता है जो आप बता रहे थे? एम्पावरमेंट कैसे आता है? मैंने जेंडर मान लीजिए जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो जेंडर जस्टिस, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि समाज में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें महिलाएं अपने सभी अधिकार जो उन्हें दिए गए हैं उनका उपयोग कर सके अपने हित में और समाज के हित में भी। जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर एक लेमैन के लैंग्वेज में समझा जाए इसको, तो एम्पावर करने का मतलब है कि टू गिव पावर, उनको पावर देना है। तो पावर देना है मतलब कि जितने भी राइट्स लॉ के द्वारा उनको दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उनको अवेयर करवाना है और वो उन राइट का यूज कर सके। यही है एम्पावरमेंट की जो प्रक्रिया। तो माध्यम क्या होगा? माध्यम मैंने इसमें अदालत की क्या भूमिका है, अदालतों की क्या भूमिका है एम्पावरमेंट में? देखिए, कानून तो है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लॉ की जानकारी रहेगी तब वो अदालत में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून की जानकारी जो होनी है वो तो एक अलग स्तर से होगा। कानून में जैसे एक पक्ष तो है कि डीएलएसए वगैरह का अब गठन हो गया है। तो डीएलएसए एक ऐसा संस्था है जो कानून का जानकारी भी समाज में फैला रहा है। कई प्रकार के कार्यक्रम है जो डीएलएसए ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों में कानून के प्रति अवेयरनेस लाया जा सके। तो वो एक पक्ष है, लेकिन समाज में एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर की भी भूमिका है कि महिलाओं को जो अधिकार और कानून, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उनकी जानकारी उन्हें दी जाए। जैसे जो जानकारी देने का माध्यम है आपका वो है स्कूल। स्कूल में है कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना बनाती है। अब ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं तो सिलेबस में तो यही पढ़ाया जाता है कि सीता खाना बनाती है और राम स्कूल जाता है। तो राम जब स्कूल जाएगा तो सीता तो उसके लिए पानी लाएगी। तो ये जो इक्विटी आती है कि सीता स्कूल जाती है, राम भी स्कूल जाता है, ये इक्विटी मतलब सिलेबस के लेवल पर टीचर इतने इक्विप्ड हों, ट्रेंड हों
कि वो जेंडर के लेवल पर उनको पहले बताएं, और वहाँ से कानून की बात जो है वो ज़्यादा ढंग से लोगों के बीच में हम बोलते हैं पेनिट्रेट कर सकता है, मुझे लगता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये जो चीज़ें हैं ये समाज में बहुत निचले स्तर से, ये जो मेंटलिटी है समाज का, उसमें परिवर्तन की बात है। कानून, हम तो कानून की बात करेंगे, कानून देश में इतने हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। सबसे बड़ी बात है शक्ति आएगी जानकारी से। बिल्कुल, कानून की जानकारी उन्हें होगी तब वो कानून का उपयोग कर सकेंगे, अदालत में आ सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट को ही अगर लेते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लागू हो गया जी। उसमें जो महिलाओं को पावर दिया गया सक्सेशन में, प्रॉपर्टी में, चाहे वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो या जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी हो, उसमें जो अधिकार दिए गए उसके बारे में अभी भी बहुत से महिलाएं अनभिज्ञ हैं। चलिए हम लोग उसी पर कुछ चर्चा करते हैं, उस पर कंसंट्रेट होते हैं। कानून ने महिलाओं को आज़ादी के बाद से क्या क्या अधिकार दिए, सशक्तिकरण जिससे उनका होता है। तो एक तो आपने 1956 का बताया। 1956, देखिए सबसे पहला 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद 1956 में 3 एक्ट्स आए आपका, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है, एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है जी। इनमें सब में बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। सक्सेशन, चूंकि प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, महिलाएं आज पीड़ित हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो उनको प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है। अगर प्रॉपर्टी में अधिकार है तो निश्चित तौर पर शक्तिशाली होंगे। तो प्रॉपर्टी का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया उसमें उनको काफ़ी शक्तियाँ दी गई। जो पुराना जो ट्रेडिशनल व्यवस्था था पार्टीशन का, प्रॉपर्टी का, उसमें पूरा परिवर्तन किया गया। 2005 में सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट में परिवर्तन लाया गया, जिसके बाद एक महिला को पार्टनर बना दिया गया। मतलब अब हिंदू जॉइंट फैमिली में भी एक महिला को वही अधिकार है जो एक पुरुष को है, साथ में सेम लायबिलिटी भी है। तो ये प्रॉपर्टी पर अब उनको अधिकार दे दिया गया। ये और बात है कि वो ले पा रही हैं कि नहीं, इसके लिए वो अदालत में आ रही हैं कि नहीं। मुर्शिद साहब, यहाँ तो 3 चीज़ है। एक तो ये आपने कहा कि उनको यह अधिकार दे दिया गया हिंदू महिलाओं को। यहाँ 5 तरह के 6 तरह के समुदाय हैं। ट्राइबल्स हैं, उन पर कस्टमरी लॉ लागू होता है, तो कस्टमरी लॉ में उनको संपत्ति पर अधिकार नहीं है। मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम लॉ में 4 आना 8 आना 6 आने वाला जो अपना सिस्टम अलग है। ईसाई लॉ है उसमें अलग है। तो हम ये कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को, सबके साथ सबका विकास की जब बात हो रही है तो सभी महिलाओं को उसमें जोड़ना चाहिए, सबको स्ट्रेंथन करने की बात है, सबको एम्पावर्ड करने की जरूरत है। देखिए इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर वो बात आ जाएगी कि कॉमन सिविल कोड कब लागू होगा, क्यों नहीं होगा। हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, अभी हम दोनों के बस के बाहर की चीज़ है, इसलिए हम उस पर नहीं बात करें। हम बात ये करेंगे, ये जो हिस्सा बचता है हमारा, इसकी बहुत अच्छी खासी संख्या है, इनके लिए भी कुछ सशक्तिकरण में कुछ संभावनाएं हैं। महिलाओं को शरीयत में अधिकार दिया गया है प्रॉपर्टी में, उनका जो हिस्सा है भले कम ही हो, और वो जो हिस्सा दिया गया है वो फ्लक्चुएट होता है। मुस्लिम महिलाओं को जो कानून में अधिकार दिया गया है वो कभी 1/3 मिलता है, कभी 2/3 मिलता है, लेकिन उनको हिस्सा है। और वो हिस्सा मुझे लगता है कि काफ़ी पहले से है, हमेशा से। क्रिश्चियनिटी में भी, और हम चूँकि झारखंड है ये, तो यहाँ पे ट्राइबल्स की बात हम करते हैं, तो ट्राइबल्स नॉर्मली अपने कस्टमरी लॉज द्वारा गाइडेड होते हैं, अनलेस कि वो हिंदूडाइज्ड हो गए हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राइबल्स पर हिंदू एक्ट लागू होगा अगर वो प्रूफ कर दे कि उन पर कस्टमरी लॉ लागू नहीं होता है। तो उस पर भी अगर वैसा होता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उनको राइट मिलेगा। नहीं, जैसे कि मान लिया जाए कि दहेज निरोधी कानून बना, या शादी ब्याह होगा तो कितने लोग आएंगे, इसके लिए भी कानून बना। जुडिशियरी जो कि डालसा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मीडिया को लेकर के लोगों को अवेयर करना चाह रही है, तो आज भी जो जितना बड़ा है, यानी कि जितना उच्च पद पर है, जितना उच्च पद में उसकी शादी ब्याह हो रही है, वो उतना ज़्यादा दिखावा कर रहा है। हज़ारों, 1000, 10,000, 20,000, 1-1 लाख लोग शादी ब्याह में बुलाए जाते हैं, न्योते जाते हैं, और दहेज का गिफ्ट का तो छोड़ दीजिए।
तो वहाँ अगर कोई चेक करने का सिस्टम नहीं होगा, शासन प्रशासन के लोग तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो वो चेक नहीं करेंगे, तो जिस तरफ सशक्तिकरण की आप एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सशक्तिकरण जहाँ उसका कमान जाना चाहिए, जहाँ निशाने पर पकड़ना चाहिए, वहाँ नहीं होता है। तो ये इस इंतज़ार में कि अदालत में कोई आएगा कंप्लेन करेगा तो अदालत जाएगी, जज साहब के यहाँ कोई आएगा, डीसी साहब के यहाँ कोई आएगा कंप्लेन करेगा, तब वो जाएंगे, कार्रवाई होगी। तो ये तो कभी कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि सब लोग तो वहाँ जा रहे हैं, कंप्लेन कौन करेगा? हम कंप्लेन करने जाएंगे तो हम आपके निशाने पर होंगे, हम डीसी साहब के निशाने पर होंगे, हम मंत्री साहब के निशाने पर होंगे, सबके निशाने पर हम होंगे। देखिए यहाँ वही आ जा रहा है ना कि कानून तो है लेकिन उनको एनफोर्स करना है, इसके लिए विल पावर कानून चाहिए। इन्फोर्स करना और कानून के प्रति लोगों को अवेयर होना, कानून है यह लोग जाने, तब इन्फोर्समेंट की बात होगी कि वो डिमांड करेगा कि हमको यह मिले, तब आपके तरफ से या शासन की तरफ से इन्फोर्स करने की बात। पहले तो वो जाने, और जो जान गए हैं माने हम आप जान गए हैं, तो हम आप तो इससे बचे ना। तो इसके लिए देखिए एक प्राइमरी लेवल से जानकारी बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल्स में, स्कूल के जो कोर्सेज हैं उसमें लॉ से रिलेटेड चैप्टर शामिल किए जाएं। चलिए स्कूल में नहीं भी हुआ तो कॉलेज लेवल पर मान लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कुछ जो खास जजमेंट्स हैं उन सब को सर्कुलेट किया जा सकता है, उनकी कॉपियाँ सर्कुलेट की जा सकती है, कहानी बनाई जा सकती है, सिलेबस में कहानियाँ डाली जा सकती ये हैं, एक छोटे तरीका छोटे है जिससे कि जानकारी उनको दिया जा सकता है। जानकारी आएगी तो निसंदेह वो कोर्ट आएंगे। देख कोर्ट का काम तो तब शुरू होता है जब ऑफेंस हो जाए, कोर्ट के पास कोई मैटर आ गया। जैसे आप डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहे हैं, 1961 का लॉ है, केसेस भी खूब आते हैं। 498A 3/4 डोरी प्रोहिबिशन एक्ट हमेशा लगा हुआ रहता है। कोर्ट में केस आएगा, सबूत गवाह आएंगे तो निसंदेह उन्हें सजा मिलेगा। लेकिन दहेज नहीं ले और नहीं दे, ये तो सामाजिक स्तर से ही होगा, इसमें एक्सिक्यूटिव को अपना भूमिका निभाना होगा। अब बाकी जुडिशरी भी आजकल अपना अहम भूमिका इसमें निभा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा DLSA और जैसे मजदूरी में अगर भेदभाव हो रहा है या स्त्री के लिए क्रैच बनाने की जो बात है, बच्चों के देखभाल के लिए बात है, उसके लिए अतिरिक्त जो छुट्टी चाहिए वो अगर कोई नहीं दे रहा है, ये भेदभाव है। देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्पष्ट है। आप देखिए आर्टिकल 39D स्पष्ट कहता है कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कानून तो बहुत पहले से है लेकिन उसको इन्फोर्स करने की बात है, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक इन्फोर्स हो भी रहा है। जहाँ तक ये बात है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, जहाँ तक बात है, प्लस मिनिमम वेजेज एक्ट भी आ गया है। अब अगर नहीं दिया जा रहा है तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक जगह कॉन्ट्रेक्चुअल है और एक जगह रेगुलर है, दोनों के वेतन में आप देख लीजिए कितना अंतर है। कोई 6,000 रुपये मिलता है, कोई 60,000 रुपये मिलता है। ये तो पॉलिसी की बात है, ये पॉलिसी मैटर की बात। ये पॉलिसी नहीं, आप जैसे इक्वलिटी की बात करते हैं तो इस इक्वलिटी में आप भी आदमी, आपकी भी जरूरत है, हम भी आदमी, हमारी भी जरूरत है। तो वो इक्वलिटी में तो हम दोनों का शामिल रहेगा ना। मैं स्त्री को जीने के लिए लगभग वही सारी चीज़ें चाहिए जो एक पुरुष को चाहिए। लगभग थोड़े अंतर हो सकते हैं प्राकृतिक बनावट के चलते, प्राकृतिक नीड के चलते, वो थोड़ी ये थोड़ा सा फर्क अगर हम कर लें, लेकिन हमारी तरह उसको भी नीड आती है, हमारी तरह खाने की उसको भी ज़रूरत पड़ती है, और हमारी तरह कंपटीशन में बेस्ट कर रही है और हमसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रही है। उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो उसको मदद मिलनी चाहिए सरकार और शासन की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, DLSA झालसा वगैरह, इसमें अगर थोड़ा सा आगे बढ़े। और क्या कर रही है झालसा ये बताइए थोड़ा सा। मतलब झालसा किस संबंध में? झालसा माने महिला सशक्तिकरण के वो में झालसा की क्या भूमिका है? देखिए जैसे आप आकर के मीडिया में बताते हैं। पहली बात तो कि अवेयरनेस लाना समाज में, ये डालसा कर रहा है। कानून जहाँ तक हो सके, ये तो एक्चुअली समझिए तो ट्रेडिशनल वर्क के बाहर जाकर कोर्ट जो है अवेयरनेस फैलाने वाला जो काम है, लोक अदालत वगैरह भी जो आयोजित होते हैं उसके माध्यम से भी लोगों में काफ़ी दूर दूर तक बात फैलती है कि यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है, आप आइए, अपनी समस्याओं को रखिए, सुलझाइए। ये बात हुई। दूसरी चीज़ है कि DLSA के माध्यम से अब कंपनसेशन भी मिल रहा है। झारखंड में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी आ गया 2012 में, और उसके बाद उसमें अभी हाल में जो कंपनसेशन का जो अमाउंट था उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। आपको एसिड अटैक वगैरह से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें अब कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा दिया गया। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मिनिमम 3 लाख मिलना चाहिए उन लोगों को, तो इस दिशा में भी काम हो रहा है।
इक्वल प्रोटेक्शन टू वुमेन, ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जब हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट का। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, गिविंग द वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि वो अपना राइट को पूरी तरह से बिना किसी दबाव के, बिना किसी कहीं से कोर्जन या किसी तरीके के वो यूज करे, जिससे कि खुद का भी बेनिफिट हो और समाज का भी बेनिफिट हो। इस दिशा में ये सब काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सुधार और भी होगा। जैसा कि आपने कहा, अभी कई प्रकार के सर्विसेज में वुमेन का भागीदारी लगातार बढ़ता जा रहा है। जुडिशरी में भी अगर देखा जाए तो पहले एक आध जज कहीं नजर आते थे, अब 35-36 सेलेक्ट हो रहे हैं। मोर्चे पर जा रही हैं ना, मोर्चे पर जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अभी हाल में बीएसएफ में हमने देखा कि पहला वुमेन मिला हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, और कोर्ट अपना काम भली भांति कर रहा है, बशर्ते कि कोर्ट के पास मैटर आए। कोर्ट अपना काम जरूर करेगा। अगर कोई डिफ्रेंशिएट करता है, अंतर करता है, इक्वलिटी नहीं करता है, तो वैसे उससे संबंधित जो महिला है या जो जानकार है जिनको लगता है कि उसको इक्वलिटी वहाँ नहीं मिल रही है, तो किसको कंप्लेन करें, कहाँ जाएं, किस तरह के मैटर में कानून जो बनाए गए हैं उसके संदर्भ में अगर आप बताएं। जैसे कि दहेज निरोधी कानून है, तो उसमें तो है कि कोई भी जाके कंप्लेन कर सकता है, बशर्ते उसकी गोपनीयता रहे, बची रहे। रेप का मामला है, डायर वाले मामला है, या इस स्कूलों में प्रॉपर एडमिशन नहीं मिल रहा है, स्कूल में लड़की होने के चलते कहा जा रहा है कि तुम बाहर हो और झाड़ू दो और साफ करो, ये सारा कुछ है। जहाँ भी राइट है रेमेडी जरूर है। हम अगर जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए कोर्ट में आने का प्रक्रिया दिया हुआ है सीआरपीसी में। कंप्लेंट फाइल करिए, कंप्लेंट के अलावे आप पुलिस में जाके एफआईआर करवाइए। अब तो ऑनलाइन एफआईआर भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं, हम तो जिन लोगों के लिए बात कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन एफआईआर वाले नहीं है। हाँ, मान लिया एफआईआर नहीं हो रहा है तो उसका भी प्रक्रिया है कि होना ही चाहिए। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार नहीं कर सकती है, भले वो इन्वेस्टिगेशन से रिफ्यूज करे, ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशन से रिफ्यूज करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 15 देखिए, 16 देखिए, 21 देखिए। अब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अगर हो रहा है तो इसमें महिलाओं का राइट टू इक्वलिटी अंडर 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो वायलेट हो रहा है, अंडर 19 वायलेट हो रहा है, टू लिव विथ डिग्निटी जो 21 में दिया गया है वो वायलेट हो रहा है। इस प्रकार का काम अगर कोई स्टेट के द्वारा मान लिया सपोज कहीं हो रहा है तो रीट का रेमेडी उनके पास उपलब्ध है, वो हाई कोर्ट में रीट कर सकती हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रीट हो सकता है। और 226 में हाई कोर्ट में न केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए बल्कि और भी किसी राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो 226 में लोग जा सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल किया जा सकता है या फिर पुलिस में जाके एफआईआर करिए। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, वो तो लोकल बात है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अब तो मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्लस आपके वार्ड मेंबर्स हैं। सामाजिक प्रेशर भी इन मामलों में जहाँ पारिवारिक झंझट है, सामाजिक प्रेशर भी काफ़ी काम आता है। लोगों को अपना गलती का एहसास होता है, आत्मग्लानि होता है, तो फिर लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक ठाक होता है। थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं संपत्ति वाली बात जो 2005 की आप कर रहे थे, उसमें क्या संशोधन है, क्या संशोधन है, क्या है? 2005 में बहुत इम्पोर्टेंट संशोधन लाया गया। सेक्शन 6 जो मेन है, सेक्शन 6 में 2005 से पहले था जी कि अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो सर्वाइवरशिप के जरिए डिवोल्यूशन होगा, प्रॉपर्टी का डिवॉल्व करेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट के जरिए नहीं होगा। उसमें प्रोविजो था कि अगर क्लास 1 का कोई महिला है या उसके थ्रू क्लेम करने वाला कोई पुरुष है तब हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा, अन्यथा पुराना जो लॉ था हमारा ट्रेडिशनल लॉ था कि बाप मरा है तो बेटे को ही मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, वाइफ को नहीं मिलेगा, ये रह गया था। उसको 2005 में पूरा संशोधन कर दिया गया। अब बोल दिया गया कि बेटी भी एक कोपार्टनर होगी, हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में उसको उतना ही हक होगा जितना एक बेटा को होगा। ये सेक्शन 6 में आ गया। सेक्शन 14 कह दिया कि हिंदू वुमेन के पास अब जो भी प्रॉपर्टी होगा
उसका वो एब्सोल्यूट मालिक होंगी। क्योंकि सबसे पहली बार जब 1937 में एक्ट आया था, ये राइट, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें उनको लिमिटेड ऑनर बनाया गया था। बोला गया था कि पति मर गया तो उनकी विधवा को प्रॉपर्टी तो मिलेगा, लेकिन वो लिमिटेड ऑनर होंगी, उनको बेच नहीं सकती है, जीवन भर रहेगा उनके पास, पार्टीशन क्लेम कर सकती है। लेकिन जैसे ही उनका जीवन खत्म हुआ, प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाएगा, बैक चला जाएगा हस्बैंड को, उनके रिलेटिव्स को। अब ये एकदम खत्म हो गया। कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी होगा वुमेन का, उनका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगा, उनके बाद उनके एयर्स को मिलेगा। उनके द्वारा क्रिएटेड या उनको मिले गिफ्ट, ये दो हुए। हाँ? यही ना हुआ, या पैटर्नल जो उनके नाम पर है, सारे तीनों मिला करके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, बपौती संपत्ति वगैरह जो भी हो, वो सारे सभी प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्यूट ऑनर अब हो गई। ये चीज़ लोग जान नहीं रहे हैं। लोग समझते हैं कि सेपरेट प्रॉपर्टी है, अगर पिता का तो हमको हक मिलेगा, और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, बपौती संपत्ति है तो नहीं मिलेगा। ये अभी भी लोग इस चीज़ को नहीं जान पाए हैं, जबकि ये 2005 से ही लागू है कि अब सभी प्रकार के राइट्स वुमेन को दे दिए गए हैं। नहीं, पिता को तो यह राइट अभी भी है ना कि पिता जो स्व अर्जित संपत्ति है जिसको चाहे वो गिफ्ट कर, जिसको ABCD XYZ किसी को विल कर सकता है, विल कर दे, वो एक अलग मुद्दा है। उस पर कोई क्लेम नहीं बनेगा, किसी का क्लेम नहीं बनता। अगर वो किसी को विल कर देता है तो किसी का क्लेम नहीं बनता है। तो जब बंटवारे की बात आती है कि संपत्ति में उसका अधिकार होगा, तो पैटर्नल में हो जाएगा, यही ना होगा कि जो पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति में उसको उतना ही मिलेगा जितना कि भाई को मिलेगा, एक बेटा को मिलेगा। हाँ जी हाँ, जितना भाई को मिलेगा उतना ही बहन को मिलेगा, एकदम यही ना है, कोई अंतर नहीं रह गया। अच्छा, और हम लोग जब बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का या सेपरेट प्रॉपर्टी का, तो इंटेस्टेड सक्सेशन का बात कर रहे थे। मतलब उस स्थिति में कि जब फादर ने ऐसा कोई विल नहीं बनाया है जो प्रभाव में लाया जा सके, या तो बिल बनाया ही नहीं, या बनाया तो वो ऐसा है जो जिसको एनफोर्स नहीं किया। पिता ने नहीं बनाया तो माँ को चला जाएगा, हेरिट करेंगी। नहीं, वैसा नहीं है। जिनका प्रॉपर्टी है वो अगर एक्सपायर कर गए तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बटेगा। अच्छा, माँ को भी बटेगा, बच्चों में भी सारा को वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन उसमें एक है कि अगर एक से ज़्यादा विडो हैं, विधवा हैं, तो उनको एक ही हिस्सा मिलेगा, ये कानून कह रहा है। और ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए, नहीं हो रहा। मान लीजिए कि घर में मान लिया एक आदमी की ने 2 शादी कर लिया। अच्छा, 2 शादी, 2 बेटा है, 2 बेटी है, तो 2 बेटा को एक एक हिस्सा, 2 बेटी को एक एक हिस्सा, लेकिन 2 जो वाइफ है उनकी उसमें एक ही हिस्सा, उसमें से हाफ वो लोग अपना करे जैसे करना है। ये मान्यता एक की है, दूसरा जो है हमेशा क्लासेस कर दिए गए हैं, क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, क्लास 3 एयर। मैं तो कहूँगा कि जहाँ हिंदू समाज की अगर बात करें हम लोग, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आज औरतें सताई जाती हैं तो उसका मेन वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी तो फिर वो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकती हैं। दूसरी बात है, रिलीजन के नाम पर जो अत्याचार होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध उनको खुद करना पड़ेगा। ये एक बात है। तभी हम लोग जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकेंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात कर सकेंगे, और जेंडर हम लोग की मान्यता तो यह रिलीजन की वाहक वही है, पुरुष नहीं, रिलीजन की वाहक वही है, वही रिलीजन को लेकर चलती हैं। वो अगर छोड़ दें फिर रिलीजन का क्या होगा? ये खतरे भी हैं, और दिमाग भी उनका उसी हिसाब से बना हुआ है। मानस जो है उनका, जो मेंटल सेटअप है, बोला जाता है कि महिलाओं की एबिलिटीज पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है, और साइंस भी प्रूव करता है। बॉडी मास इंडेक्स वगैरह के अनुसार बोला जाता है कि उनका स्त्री ही दुर्गा है जी, सब है स्त्री, लेकिन उसके बाद भी स्त्री को जो दुर्दिन है वो उस पर ना हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस परिवार में पूजा देवियों की जाती है, उसी परिवार में औरतों के साथ अत्याचार भी होता है। ये बात भी सही है, अन्यथा फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों आया? जो हाउस होल्ड है उसी के भीतर जो हो रहा है वायलेंस, उसके लिए ये एक्ट आया है। ये बाहरी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई महिला बाहर जा रही है, उसके साथ छेड़खानी हुआ, अत्याचार हुआ, उसके लिए तो अलग कानून है। जो घर के भीतर भाई के द्वारा, पति के द्वारा
या पति के कोई रिलेटिव्स के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उसके लिए एक्ट आया है। इसके विषय में भी लोगों को जानकारी अभी कम है। ये सिविल क्वासी सिविल नेचर का कानून है, लेकिन कोर्ट्स में हम देखते नहीं, हैं ये सब डोमेस्टिक लेकिन वायलेंस बहुत इंटरलिंक कम तो है। होता है ना, ये तो इंटरलिंक हो जाता है। जैसे कि अ, हमारे पास कानून की बात में जो आपके साथ शेयर करने का रहता है वो हमेशा ये रहता है कि हम आपको जागरूक करें कानून के उन पहलुओं के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं और उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। झालसा और डीएलएसए ये दो है आपके झारखंड में ये संस्थाएं जिनके पीएलवीज आपके पंचायत लेवल पर ब्लॉक लेवल पर मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से अगर आपको लगता है कि पुलिस और शासन से मदद नहीं पा सकते हैं तो इनके माध्यम से आप मदद की कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि मदद मिलेगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार।